गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फंडामेंटल राइट क्या है और फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 12 डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 या चैप्टर 3 बोलिए, चैप्टर 3 में दोस्तों दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स। और लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि फंडामेंटल राइट क्यों फंडामेंटल कहा जाता है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास जो नहीं देखे उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। तो इसी के तहत दोस्तों थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है और डेमोक्रेसी में दोस्तों नागरिक का बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। मतलब अल्टीमेटली सोवरेन कौन है दोस्तों? तो जनता है। सिटीजन अल्टीमेटली सोवरेन है। लेकिन अगर हम लोग बात करते मोनार्की का, दोस्तों बात करो मोनार्की का या राजतंत्र का, तो दोस्तों राजतंत्र में सुप्रीम कौन था? राजा। राजा के पास सारा पावर था दोस्तों। ओमनीपोटेंट, एब्सोल्यूट, डिक्टेटर, सर्वसत्ताधारी वही था, विधायिका वही था, कार्यपालिका वही था, न्यायपालिका वही था। जो राजा चाहता था वही होता था। तो दोस्तों मोनार्की में या राजतंत्र में राजा के पास सारा अधिकार होता था। ऑल राइट्स वेस्टेड इनसाइड द किंग। सारा का सारा शक्ति दोस्तों किसके पास होता था? राजा के पास। और जो प्रजा है दोस्तों, प्रजा के पास नो राइट्स, कोई अधिकार नहीं होता था। आम नागरिक का कोई अधिकार नहीं होता। जो राजा बोलता था वही होता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं राजतंत्र जनता के लिए सूटेबल नहीं था, इसलिए लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र में दोस्तों सुप्रीम कौन हो जाता है? जनता। तो सवाल है कि मोनार्की में, राजतंत्र में दोस्तों राजा और प्रजा का रिलेशन होता है, जबकि आप बात करोगे दोस्तों डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में स्टेट और सिटीजन का रिलेशन होता है। ये सब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। तो दोस्तों स्टेट और जनता के बीच में रिलेशन होता है डेमोक्रेसी में। मतलब सारा का सारा पावर यहां जनता में वेस्टेड होता है। ऑल द पावर वेस्टेड इनसाइड द सिटीजन। तो दोस्तों यहां नागरिक में बहुत ज्यादा राइट्स होता है। सारे के सारे अधिकार जनता में होता है। जनता अल्टीमेटली सोवरेन होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहने का मतलब हम सारे भारत के लोग क्या हैं? अल्टीमेट सोवरेन है। तो दोस्तों यहां पर स्टेट और सिटीजन किसका कॉन्सेप्ट है? डेमोक्रेसी का। और इसमें सारा का सारा राइट्स किसके अंदर होता है? जनता के अंदर। तो दोस्तों इसीलिए अब सवाल उठता है कि आखिर स्टेट कौन है? सवाल है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट, देन हु इज द स्टेट? स्टेट कौन है? तो दोस्तों हम लोग आर्टिकल 12 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि आर्टिकल 12 में हम लोग बताए थे स्टेट कौन है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट दिया गया। हम लोग का जो मूल अधिकार है दोस्तों, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, कुछ भी दोस्तों जो हम लोग को मिला है तो अल्टीमेटली स्टेट के अगेंस्ट मिला। स्टेट हमारा फंडामेंटल राइट को करटेल नहीं कर सकता है, डेरोगेट नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है, अल्पीकरण नहीं कर सकता है। तो दोस्तों स्टेट जानना जरूरी था। तो लास्ट क्लास में लोग बताए थे कि हु इज द स्टेट, मतलब स्टेट और सिटीजन के बीच में जब रिलेशन है तो स्टेट कौन है? तो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे जैसे यूनियन गवर्नमेंट के को स्टेट माना गया है। अब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों आप देखोगे कि मान ले पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। कहने का मतलब कोई भी हमारा अल्टीमेटली, सॉरी यहाँ पर जुडिशरी को हटाते हैं, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को, जैसे आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी हमारा अधिकार को नहीं छीन सकता। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों अगर बात करोगे तो मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, ये भी हमारा अधिकार नहीं छीन सकता। लोकल गवर्नमेंट में कोई मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, मेयर हो, वो भी हमारा अधिकार को नहीं छीन सकता। यहाँ तक आप एग्जाम्पल लो कि कांस्टेबल से लेके होम मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति, कोई भी हमारा अधिकार को नहीं छीन सकता है। और ये सारे के सारे क्या है? स्टेट है। तो लास्ट क्लास में हम लोग दोस्तों जब आर्टिकल 12 डील किए थे तो 12 में बताया था कि ये स्टेट कौन है। स्टेट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट
स्टेट और जनता के बीच में रिलेशन बताता है। तो हमें जानना होगा कि स्टेट कौन है। स्टेट जब तक नहीं जानोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्टेट के अगेंस्ट मिला है। मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो राज्य के विरुद्ध है, स्टेट के अगेंस्ट है, और राज्य हमारा मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है। राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजियस, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, किसी प्रकार का अधिकार राज नहीं छीन सकता। इसीलिए आर्टिकल 12 में बताया था कि राज क्या है। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 12 डील कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13। फंडामेंटल राइट में दोस्तों आप देखोगे कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 पढ़ना है। तो आर्टिकल 12 हम लोग लास्ट क्लास में डीपली डिस्कस किए थे। आज हम लोग डील करेंगे आर्टिकल 13। तो दोस्तों आर्टिकल 13 में क्या है, तो इसमें देखेंगे, आप देखो कि आर्टिकल 13 में दोस्तों इसमें 4 आर्टिकल है, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). तो दोस्तों आर्टिकल 13 अपने आप में 4 आर्टिकल इंक्लूड किए हुए। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13(1) पहले क्या है। तो दोस्तों आप देखो कि आर्टिकल 30 से लेके आप देखोगे 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). तो आज दोस्तों देखेंगे हम लोग आर्टिकल 13 का 1। तो 30 का 1 दोस्तों क्या है, तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। तो आर्टिकल 13 में दोस्तों आप देखोगे, आर्टिकल 13 जो है दोस्तों, आर्टिकल 13 इसमें लॉ के बारे में है, विधि के बारे में है। तो विधि के बारे में क्यों दिया गया, विधि के बारे में इसलिए दिया गया दोस्तों क्योंकि आर्टिकल 12 में बोला गया था राज क्या है, स्टेट क्या है, क्योंकि स्टेट हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता है। और 13 भी बोलता है कि विधि क्या, मतलब लॉ क्या, लॉ भी हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता है। एग्जाम्पल में मान ले दोस्तों कि अगर मान ले मेरा राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन और स्पीच। दूसरा दोस्तों राइट टू लाइफ, राइट टू चॉइस। दोस्तों ये हमारे फंडामेंटल अधिकार है। तो हमारा फंडामेंटल अधिकार को कोई भी कानून नहीं छीन सकता। मान ले जैसे राइट टू लिबर्टी का बात है कि हम 10 बजे रात को घूम सकते हैं, 11 बजे रात को घूम सकते हैं, हम क्या पहन सकते हैं, हम क्या खा सकते हैं, मेरा लिबर्टी है, मेरा स्वतंत्रता है। अगर मान ले कानून बना दिया जाए कि आज से कोई रात में 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारा राइट टू फ्रीडम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे कानून क्या होंगे दोस्तों, नल और वॉइड हो जाएगा। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो आपके फंडामेंटल राइट को छीन सकता है। मान ले राइट टू चॉइस, मुझे किसके साथ शादी करना है, लव मैरिज करना है, अरेंज मैरिज करना है, किसके साथ लाइफ स्पेंड करना है, तो दोस्तों कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। अगर मान ले कानून बन गया कि मान ले कि आपको किसी खास कास्ट में या खास रिलीजियस में ही शादी करना है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाएगा। मान ले मैं पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूं, एक्स कास्ट से, और हमको एक्स कास्ट की लड़की से ही शादी करना है, तो मेरा राइट टू चॉइस खत्म हो गया। तो दोस्तों आपका राइट टू चॉइस भी खत्म हो जाएगा। मान ले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मान ले मैं किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ पोस्ट करना चाहता हूं कि जो मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो रहा, तो दोस्तों अगर कोई कानून बना दिया जाए कि आज के बाद कोई भी पोस्ट नहीं करेगा, कुछ भी आप मीडिया में नहीं बोल सकते हो, अखबार में नहीं बोल सकते हो, इंस्टा पे नहीं बोल सकते, फेसबुक पे नहीं बोल सकते हो, तो दोस्तों अगर इस तरह का कानून बन गया तो कहीं ना कहीं ये कानून भी क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। तो सवाल उठता है दोस्तों कि कानून आपको जानना जरूरी था कि कानून क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 2 तरह का कानून, एक पढ़ेंगे जो संविधान लागू होने के पहले का कानून, और एक पढ़ेंगे दोस्तों संविधान लागू होने का बाद का कानून। इसके अलावा भी आप देखोगे बहुत सारे को कानून के दायरे में रखा गया है, स्लाइड में भी देखेंगे। जैसे मान ले कानून क्या है, तो मान ले कोई लॉ हो गया, बाई लॉ हो गया, रेगुलेशन हो गया, सर्कुलर हो गया, कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, यूसेज हो गया। तो दोस्तों सारा को कानून माना गया
कि कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी कल्चर आपके फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता है। तो इसीलिए दोस्तों कानून क्या है, तो कानून को सब को कानून के दायरे में डाल दिया गया है। मान ले मेरा परंपरा है कि हम किसी खास कम्युनिटी में ही शादी कर सकते हैं, तो ऐसे कस्टम को, ऐसे यूसेज को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो अल्टीमेटली आर्टिकल 13 यह बताता है कि कानून क्या है। तो ऐसे सारे लॉ, एक्ट, बाय लॉ, सर्कुलर, रेगुलेशन, यूसेज, कस्टम, ट्रेडिशन, सारा चीज जो आपके फंडामेंटल राइट को करटेल करता है, डेरोगेट करता है, छीनता है, अल्पीकरण करता, संक्षेप करता, तो वैसे सारे कानून को क्या कर दिया जाएगा? नल और वॉइड। इसीलिए हम लोग को कानून जानना जरूरी है कि कानून है क्या। इसीलिए आर्टिकल 13 में कानून के बारे में बताया गया। क्यों? क्योंकि कानून जब तक आप नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा कि फंडामेंटल। इसीलिए दोस्तों देखोगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में बताया गया था। क्यों? क्योंकि स्टेट भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। और आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में बताया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आप बात करोगे फंडामेंटल राइट का, तो मेरा स्टेट भी नहीं छीन सकता है और कोई कानून भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। इसीलिए आर्टिकल 12 में हमें डीपली पढ़ना है स्टेट के बारे में कि कौन कौन सारे एलिमेंट है, ऑर्गन्स है जो स्टेट है, जो हमारे मूल अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। और आर्टिकल 13 बोलेगा कौन कौन ऐसे कानून हैं, लॉ हो, एक्ट हो, सर्कुलर हो, रेगुलेशन हो, यूसेज हो, कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो, सबको कानून के दायरे में डाल दिया गया। और कोई भी अगर इसमें इनमें से हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता तो उसको नल और वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ना तो कोई राज और ना ही कोई कानून, ना ही स्टेट और ना ही कोई लॉ हमारे मूल अधिकारों को छीन सकता है। इसलिए हम लोग आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में और आर्टिकल 13 के बारे में, कानून के बारे में पढ़ते। अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 13(1). तो 13(1) में दोस्तों आप देखोगे कि दो कॉन्सेप्ट है। आप जैसे पढ़ोगे आर्टिकल 13(1), ऐसे तो टोटल हम बताएं कि 13(1) से लेके 13(4) तक 4 आर्टिकल है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले 13(1). तो 13 का 1 कहने का मतलब होता है दोस्तों प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये बताइए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 Jan 1950। तो बताइए दोस्तों 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो रहा है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950। तो क्या इसके पहले हमारे पास मूल अधिकार नहीं थे? क्या लोगों के पास इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू रिलीजियस, एजुकेशनल, कल्चरल माइनॉरिटी, क्या राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं था? क्या था? लेकिन दोस्तों उस समय था, लेकिन इनऑपरेटिव था। इनऑपरेटिव मतलब लागू नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय दोस्तों ब्रिटिश रूल चल रहा था और ब्रिटिश रूल के तहत पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट किसके पास था? अल्टीमेटली ब्रिटिश के पास था। उन लोग भारतीयों को अपना अधिकार देना नहीं चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पहले जितने सारे कानून बनाए गए थे तो उनमें हमारा फंडामेंटल राइट था ही नहीं। लेकिन ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद जब इंडिया में संवैधानिक शासन लागू हुआ, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान का शासन आया, तो संविधान सभी को दोस्तों फंडामेंटल राइट दिया। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर चैप्टर 3 पार्ट 3 में क्या? फंडामेंटल राइट। तो संविधान लागू होने के बाद भारत के जो भी नागरिक थे, सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन को क्या मिल गया? फंडामेंटल राइट। तो अब सवाल इसमें उठता है कि जब संविधान लागू हुआ तो क्या संविधान लागू होने से पहले कानून नहीं था? क्या बहुत सारा कानून था। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का अधिनियम था कि नहीं था? इसी से भारत गाइडेड था। इसके पहले जाओगे दोस्तों तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसके पहले जाओगे तो 1909 का मार्लो मिंटो एक्ट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्लो मिंटो एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, 1935 का भारत अधिनियम, तो दोस्तों इसके पहले भी था। ये क्या? हमारे संविधान लागू होने के पहले ही सारे कानून थे, लेकिन न किसी भी कानून में फंडामेंटल राइट नहीं था दोस्तों, किसी भी कानून में फंडामेंटल राइट नहीं था।
इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, राइट टू रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों जब इन सब अधिकारों में कहीं भी फंडामेंटल राइट का जिक्र नहीं है तो सवाल उठता है कि अब क्या होगा। मान ले कोई कानून है, ऐसे समझिए कि मान ले जैसे आप पढ़ोगे 1930 का एक एक्ट था, 1930 का एक एजुकेशन एक्ट था। इस एजुकेशन एक्ट में बहुत सारे क्लाउज थे, मान ले क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3, क्लाउज 4। तो मान ले इसमें चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। मान ले क्लाउज 2 में था कि सिलेबस क्या होगा, आर्टिकल 3 में होगा मान ले क्लाउज में कि एकेडमिक इंस्ट्रक्शन क्या होगा। मान ले क्लाउज 4 में था कि भाई इसका जो होगा हाँ एज ग्रुप क्या होगा। और मान ले 5 पे इसमें लिख दिया कि पार्टिकुलर कास्ट नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। ध्यान से समझिए दोस्तों इसको। 1930 में एक कानून आया है एजुकेशन एक्ट, इसके बहुत सारे क्लाउज है। मान ले इसमें हम 5 क्लाउज का जिक्र करें। क्लाउज 1 बोल रहा है कि चेयरमैन का किसी भी एजुकेशन है, मान ले कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्लाउज 1 बोलता है। इसका सिलेबस क्या होगा, क्लाउज 2 बोलता है। क्लाउज 3 में बोलता है कि एकेडमिक इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, सारा दिया हुआ। क्लाउज 4 में बोला गया कि एज ग्रुप क्या होगा। और क्लाउज दोस्तों 5 में बोल दिया गया है कि पार्टिकुलर कास्ट आर नॉट अलाउड टू एडमिशन। मान ले किसी खास जाति को इस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो 1930 का एक्ट था, तो ये दोस्तों लागू था, चल रहा था। लेकिन अब बात आएगा कहां दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के बाद। तो बताइए 26 जनवरी 1950 के बाद ही क्लाउज वैलिड है? क्लाउज वैलिड नहीं है। इसलिए वैलिड नहीं है कि कास्ट के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसके अगेंस्ट हो जाएगा, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 दोस्तों राइट टू आप पढ़ोगे इक्वलिटी, तो आर्टिकल 15 में बोलता है यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के आधार पर अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाते हो। तो दोस्तों इस आप अंदाजा लगाइए 1930 के अंदर में जो क्लाउज 5 है ये नल और वाइड हो जाएगा। तो आर्टिकल 13(1) यही कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माने संविधान लागू होने के पहले जितने भी कानून हैं, चाहे तो रेगुलेटिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1813 का चार्टर हो, 1833 का, 1853 का, 1919 का मार्लो मिंटो, 1909 का मार्लो मिंटो, 1919 का चेम्सफोर्ड हो, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस होता तो क्या हो जाएगा, नल और वॉइड। तो दोस्तों आर्टिकल 13(1) में किसके बारे में बात किया है, आर्टिकल 13(1) दोस्तों बात किया है संविधान लागू होने के पहले जितने भी कानून, जैसे अभी आप करेंटली में देखो, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, 1960 का आईपीसी चल रहा था, 1872 1972 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था, 1908 का दोस्तों आप देखो कि सीपीसी चल रहा था। तो बहुत सारे पुराने कानून संविधान लागू होने से पहले से जारी हैं। तो आप दोस्तों देखोगे संविधान लागू होने के बाद भी तो बहुत सारे ऐसे नियम होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होंगे, जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस होंगे। तो इसीलिए आर्टिकल 13(1) बोलता है कि वे सारे कानून जो हमारे संविधान लागू होने के पहले आए थे, अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस होंगे या फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करते होंगे, उसको क्या कर दिया जाएगा, नल और वॉइड। तो यही दोस्तों आर्टिकल 13(1) कहता है। अब इसमें सवाल उठता है दोस्तों, आर्टिकल 13(1) में 2 कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ोगे आर्टिकल 13(1) में 2 कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक है दोस्तों थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी और एक है दोस्तों थ्योरी ऑफ इक्लिप्स। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी और थ्योरी ऑफ इक्लिप्स मतलब डॉक्ट्रिन है, 2 डॉक्ट्रिन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा देखते हैं क्या है। अब यहां देखो दोस्तों आर्टिकल 13(1) में 2 डॉक्ट्रिन है।
एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो ये दोनों सिद्धांत को दोस्तों आराम से देखते हैं। ये है क्या, ये दोस्तों किस पे लागू होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमारा संविधान लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी कानून हैं उस पे ये दोनों डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। दिस डॉक्ट्रिन विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट लॉ विच आर अर्लियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के पहले। तो दोस्तों देखते हैं, इसको समझते हैं ये दोनों डॉक्ट्रिन काम कैसे करता है। तो समझिए दोस्तों कि दोनों डॉक्ट्रिन क्या है। पहला डॉक्ट्रिन को बोला गया थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेटबिलिटी। सेपरेट माने अलग करना, पृथककरण करना। सेवरेबिलिटी बोलिए या फिर सेपरेट बोलिए, सेपरेट। तो मान ले सेपरेट बिल कैसे काम करेगा दोस्तों। मान ले अभी मेरा 4 क्लाउज है, मान ले कोई एक्ट है, जैसे एग्जाम्पल अभी लिए थे एजुकेशन एक्ट, हम बोले कि 1930 का 1930 का एजुकेशन एक्ट, 1930 का जो एजुकेशन एक्ट था उसमें दोस्तों क्लाउज 5 क्या बोल रहा था, पार्टिकुलर कास्ट कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन, मतलब किसी खास कम्युनिटी को आप एडमिशन नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों मान ले आप देखो कि जो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देखो कि अगर मान ले फिल्टर आउट करते हैं, मेरे पास 4 क्लाउज है ए बी सी डी, ये चारों क्लाउज को देखते हैं कि कौन कौन क्लाउज फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है। तो मान ले देखते हैं दोस्तों बी और सी जो है ये फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है, मतलब फंडामेंटल राइट को नहीं छीनते हैं। जैसे मान ले एग्जांपल दिए, बी में लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, सी में लिखा गया है इसमें दोस्तों की सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों मान ले बी और सी सिलेबस के बारे में और चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो दोस्तों ये कहीं से मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन रहा, तो दोस्तों ये क्या है, फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों अगर मान लें यहां पर ए और डी रोकता है कि पार्टिकुलर कम्युनिटी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो दोस्तों ए और डी क्या हो जाएगा, ई हो गया फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस। मतलब एजुकेशन एक्ट में कुछ ऐसे क्लाउज है जो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है, माने फंडामेंटल राइट को नहीं छीन रहे, माने फंडामेंटल राइट के साथ इक्वल है। लेकिन कुछ इस एजुकेशन एक्ट में ऐसे क्लाउज हैं जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के डेरोगेट कर रहे हैं, करटेल कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंस हो रहे हैं, मतलब मूल अधिकार को छीन रहे हैं। तो जो मूल अधिकार को छीन रहे हैं उसको क्या कर देंगे दोस्तों, कौन कौन छीन रहा, जो फिल्टर आउट हो गया मतलब वो सही है, जो बच गया वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट है। तो बच गया दोस्तों ए और डी, तो ए और डी को क्या करेगा, फंडामेंटल राइट इक्लिप्स कर देगा, मतलब इस पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। जब तक सूर्य ग्रहण लगा रहेगा, जब तक इस क्लाउज में चेंज होके फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस नहीं होगा। मतलब ऐसे समझिए कि कब तक इस पर सूर्य ग्रहण लगा रहेगा, तो हम बताएं कि इसमें जो मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल मेरा ए और डी है, ए और डी फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस था, मैंने फंडामेंटल राइट को करटेल कर रहा था। क्यों, क्योंकि ए और डी में लिखा हुआ था कि पार्टिकुलर कास्ट का बच्चा को यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो बताइए दोस्तों ए और डी कहीं ना कहीं कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा, तो ए और डी तब तक इनऑपरेटिव रहेगा, मतलब इसको कौन ढक लेगा, फंडामेंटल राइट, इस पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा। इस पे सूर्य कौन है, तो सूर्य है यहाँ पर फंडामेंटल राइट, और किसको ढक लिया है, इस क्लाउज को, ए और डी को। कब तक ढका रहेगा, कब तक इनऑपरेटिव, जब तक इसमें अमेंड नहीं कर दे। मान लो इसमें अमेंड कर दिए, ए और डी में अमेंड कर दिए कि नहीं, एनी कम्युनिटी कैन एलिजिबल फॉर द एडमिशन, किसी भी कम्युनिटी को आप एडमिशन के लिए क्या है, योग्य है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट के साथ इन कंसिस्टेंस हो गया, मतलब अब फंडामेंटल राइट के साथ क्या हो गया, कंसिस्टेंस हो गया। तो दोस्तों अब ये क्या होगा, अब इस पे सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, अब ये दोस्तों ऑपरेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों यही दो डॉक्ट्रिन है आर्टिकल 13(1) में। एक डॉक्ट्रिन है दोस्तों जो सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी क्या करता है कि वैसे आर्टिकल को फिल्टर आउट कर देता है, जो फिल्टर आउट किया, कहने का मतलब कि जो कंसिस्टेंस था उसको रख लिया और जो बाहर बच गया इनकंसिस्टेंस उसको क्या कर दिया, थ्योरी ऑफ इक्लिप्स लग गया। तो आर्टिकल 13(1) में दो डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम लोग बस आर्टिकल 13(1) ही देखेंगे,
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 13(4). तो थोड़ा सा स्लाइड में दोस्तों आप देख लो कि एक्चुअली में है क्या। तो स्लाइड के माध्यम से दोस्तों देखते हैं। तो स्लाइड के माध्यम से दोस्तों आप देखोगे कि इसमें पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फंडामेंटल राइट है, और इसमें दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट राज के अगेंस्ट है, तो इसलिए हम लोग फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द स्टेट, राज के अगेंस्ट में, इसलिए हम लोग आर्टिकल 12 में देख रहे थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट, हु कम अंडर द स्टेट, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऑल आर कम अंडर द स्टेट। तो आर्टिकल 12 में वही था दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में देखेंगे लॉ क्या है। लॉ इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि कोई भी कानून हमारा मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है, तो इसीलिए हमको कानून के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मान ले आपके पास बहुत सारे अधिकार है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू चॉइस, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू चॉइस, हम किससे शादी करें ना करें, हम क्या खाएं, कहाँ घूमें, ये मेरा पर्सनल राइट्स है। मान ले कोई नॉनवेज खाता लेकिन कानून बन गया कि आज के बाद नॉनवेज नहीं खाना, तो कहीं ना कहीं राइट टू चॉइस का क्या वायलेशन है, मेरा मन हम क्या खाएं नहीं खाएं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका राइट टू चॉइस क्या कर दिया, कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहा। तो दोस्तों कोई भी कानून आपका राइट टू चॉइस, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दोस्तों छीन नहीं सकता। इसीलिए कानून को जानना जरूरी है कि कौन ऐसे कानून है जो इन हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रहे। तो इसलिए आर्टिकल 13 दोस्तों उसी में। अब जैसे मान लें आर्टिकल 21 और 19 के अगेंस्ट में चला जाएगा अगर कोई छीन लेगा तो। अब दोस्तों आर्टिकल 13(1) जिसके बारे में डिस्कस किए, ऑल द लॉ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड, विद फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड। मतलब कह रहा कि कोई भी ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले के थे, जैसे 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, या फिर कोई भी एक्ट हो जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, उसको नल और वॉइड कर दिया जाएगा। ये दोस्तों अब सवाल है, इसमें दो डॉक्ट्रीन है। एक डॉक्ट्रीन है दोस्तों इक्लिप्स और डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो दोस्तों सेवरेबिलिटी अभी देखे कैसे फिल्टर आउट हो रहा था। तो ये दोस्तों डॉक्ट्रीन ऑफ द सेवरेबिलिटी, जिसको पृथक्करण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, अभी देखे फिल्टर आउट। जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ कि भाई फिल्टर आउट कैसे करना है। तो हम जैसे एग्जांपल दिए कि मान ले मेरा ए है, यहाँ पे मेरा ए है, बी है, सी है, डी है। तो मान ले दोस्तों हम बताएं कि मेरा बी और सी जो है, बी और सी मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। लेकिन अगर मान ले, सॉरी बी और सी का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, मान ले मेरा बी और सी है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है, फंडामेंटल राइट के साथ क्या है, कंसिस्टेंस है। तो बी और सी सही है। लेकिन मान ले मेरा ए और डी, तो ए और डी अगर कंसिस्टेंस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फिल्टर आउट, बाहर में ही रह जाएगा। और बाहर में ही रह जाएगा, ए और डी पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। मतलब क्या लग जाएगा, फंडामेंटल राइट का ग्रहण लग जाएगा। और तब तक फंडामेंटल राइट का इस पर ग्रहण लगा रहेगा जब तक कि फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस नहीं होता है। तो दोस्तों पहले तो इसको हम लोग फिल्टर आउट करेंगे, तो ये फिल्टर आउट को ही सेवरेबिलिटी कहेंगे। और जब इस पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा तो बोलेंगे थ्योरी ऑफ इक्लिप्स। तो दोनों आर्टिकल दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। तो फिल्टर आउट करने के लिए उसको थ्योरी का क्या नाम है दोस्तों, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो सेवरेबिलिटी वैसे आर्टिकल को छानेगा, वैसे क्लाउज को, वैसे कानून को जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस होगा। और उस पर जब इनकंसिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट उसको क्या कर लेगा, ढक लेगा। तब तक फंडामेंटल राइट ढक के रखेगा जब तक कि फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस नहीं होता। तो दोनों आर्टिकल दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप इसमें देख सकते हो कि दोनों आर्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब दोस्तों आप इसमें देखोगे, जैसे नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि जैसे आप यहाँ दोस्तों अब यहाँ पर जो बताए थे एजुकेशन एक्ट, इसमें एग्जाम्पल दिए थे। तो एजुकेशन एक्ट में दोस्तों क्या एग्जाम्पल दिए थे कि मान ले क्लाउज एक बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, ये भी सही है। सिलेबस क्या होना चाहिए, ये भी सही है। एज ग्रुप क्या होना चाहिए, ये भी सही है। फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये भी सही है।
अब लिख रहा पार्टिकुलर कास्ट प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडमिशन। क्लाउज 5 बोलता है दोस्तों कि किसी खास कास्ट को आप एडमिशन नहीं दीजिए। तो ये क्लाउज क्या है दोस्तों, ये क्लाउज क्या है, इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के साथ असंगत है। तो मूल अधिकार के साथ असंगत है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फिल्टर आउट हो जाएगा। और जैसे ही फिल्टर आउट होगा इसको क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, इसको फिल्टर आउट कर लिया जाएगा, इस पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। इस क्लाउज पे, इस क्लाउज पे क्या लग जाएगा, सूर्य ग्रहण। इस पे लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। सबसे पहले तो इसको फिल्टर आउट करेंगे। तो फिल्टर आउट किस डॉक्ट्रिन से करेंगे, तो सेवरेबिलिटी से। डॉक्ट्रिन ऑफ द सेवरेबिलिटी विल बी एप्लीकेबल टू फिल्टर आउट दिस क्लाउज बिकॉज दिस क्लाउज इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के साथ यह क्लाउज क्या है दोस्तों, असंगत है। एंड नेक्स्ट डॉक्ट्रिन क्या है दोस्तों, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इस पे अप्लाई हो जाएगा और ये तब तक अप्लाई होगा, तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक इस क्लाउज में अमेंडमेंट होकर, संशोधन होकर फंडामेंटल राइट के साथ संगत न हो जाए, कंसिस्टेंस न हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये दो डॉक्ट्रिन किस प्रकार रिलेटेड है, ये दो डॉक्ट्रिन किस प्रकार दोस्तों रिलेटेड है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देखोगे क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या है दोस्तों, आप देखोगे अगर आप किसी खास कास्ट को नहीं अंडर एडमिशन दे रहे हो, इसका मतलब अगेंस्ट ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 15, बिकॉज आर्टिकल 14 stated that equality before law and equal protection of law, and article 15 say that you cannot discriminate on the basis of caste. It means that the clause 5 of the Education Act is inconsistent with the fundamental right. That's why clause 5 will be null and void, and doctrine of severability as well as doctrine of eclipse can be applicable on clause 5 of the Education Act. क्योंकि इस एक्ट दोस्तों, इस पे सबसे पहले सेवरेबिलिटी लगेगा, सेवरेबिलिटी होकर फिल्टर आउट होगा, अब फिल्टर आउट होने के बाद इस पे लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो ये दोनों थ्योरी आप देख सकते हो दोस्तों। फिर आप दोस्तों देखोगे एक और इसमें केस लो देखोगे, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें भी दोस्तों आप देखोगे कि इसका जो प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन एक्ट जो 1950 का सेक्शन 14 दोस्तों, सेक्शन 14 क्या था, इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट। इसमें बोला गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाए तो डिटेन करने का ग्राउंड नहीं बताया जाएगा। ग्राउंड नहीं बताया जाएगा इसका मतलब किसका वायलेशन, आर्टिकल 22 का। आर्टिकल 22 में किसी भी व्यक्ति को अगर आप डिटेन करते हो तो आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताना पड़ेगा। लेकिन जब यहां पर दोस्तों सेक्शन 14 था, ये बोल रहा था अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को आप डिटेन करते हो तो ग्राउंड बताने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर ग्राउंड नहीं बताओगे तो सेक्शन 14 क्या है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन एक्ट का जो प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 का जो सेक्शन 14 है दोस्तों, इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट। देखिए यहां पर आर्टिकल 22 का, क्यों, क्योंकि आप दोस्तों देखोगे कि यहां पर जो है सेक्शन 14 है किसका, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 का। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो है इसका सेक्शन 14 है दोस्तों, बोलता है किसी व्यक्ति को अगर डिटेन करते हो तो ग्राउंड ऑफ डिटेन नहीं बताओगे, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन नहीं बताओगे। मान लो कोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आर्टिकल 22 बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को आप डिटेन कर रहे हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन इन द कोर्ट। आपको आइदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी आपको ग्राउंड, राज्य को क्या करेगा, स्टेट को बताना पड़ेगा कि आप किसी भी सिटीजन को क्यों डिटेन किए हैं। लेकिन यह क्लाउज कहता है कि नहीं भाई, आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन नहीं बताना होगा। तो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन नहीं बताओगे मतलब आर्टिकल 22 का क्या है दोस्तों, इनकंसिस्टेंस है। तो इस सेक्शन पर दोस्तों सबसे पहले सेवरेबिलिटी लगेगा और सेवरेबिलिटी लगने के बाद ही फिल्टर आउट होगा और फिल्टर आउट होने के बाद इस पे दोस्तों लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आर्टिकल 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है कि वैसे सारे कानून जो संविधान लागू होने के पहले आए थे और हमारे मूल अधिकार के साथ क्या है, इनकंसिस्टेंस है, वैसे कानून पर दो थ्योरी लगेगा। पहला थ्योरी लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा दोस्तों लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स।
तो दोस्तों 2 केस लॉ के मदद से हम लोग अभी देख लिए। तो आज दोस्तों आर्टिकल 13(1) तक ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13(2). ये दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें भी 2 केस है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और इसमें है कि सर्टेन इम्पावर स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो कि यहाँ पर एक कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगता है दोस्तों, देख लीजिए। एग्जिस्टिंग लॉ विच वायलेट फंडामेंटल राइट। तो यहाँ फंडामेंटल राइट क्या कर लिया दोस्तों, इसको ढक लिया। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है उसी तरह देखिए दोस्तों फंडामेंटल राइट है। मतलब जी ये जो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो येलो वाला पार्ट है दोस्तों, येलो वाला पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंस है, इसीलिए येलो वाला पार्ट हमको दिख रहा है। मतलब येलो वाला पार्ट फंडामेंटल राइट को करटेल नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट को असंगत नहीं बना रहा। लेकिन जो पार्ट ब्लैक में दोस्तों, जो पार्ट ब्लैक वाला पार्ट दोस्तों ऐसे कानून था जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा था, करटेल, डेरोगेट, इनकंसिस्टेंस, मतलब फंडामेंटल राइट को छीन रहा था, हनन कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था, असंगत बना रहा था। तो इसीलिए काले वाले पार्ट को कौन ढक लिया दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट। कौन ढक लिया दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों ये 2 डॉक्ट्रिन था। तो ये 2 डॉक्ट्रिन को दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।